बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम कर रहे हैं और किसी हद तक इसके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। अब हमने चीज़ों को एनालाइज करना है कि कहानी क्या है। हेडिंग बनाएं, बैड डेट एक्सपेंस इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बैड डेट एक्सपेंस इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बैड डेट एक्सपेंस इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अभी तक हमने ये अज्यूम किया है, कि वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट एंड पर रिकवर हो जाएगा, प्रोजेक्ट एंड पर फुली रिकवर हो जाएगा, प्रोजेक्ट एंड पर बोलिए फुली रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट एंड पर रिकवर ना हो, प्रोजेक्ट एंड पर बोलिए रिकवर ना हो। इसका मतलब है या तो स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया, या बैड डेट हो गया, या बोलिए बैड डेट हो गया। ऊपर क्या हेडिंग बनाई थी? स्लैश करके लिखना है, एनआरवी एडजस्टमेंट, बैड डेट एक्सपेंस या एनआरवी एडजस्टमेंट। या तो स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया बेटा, या बैड डेट हो गया। ये दोनों नॉन कैश आइटम्स हैं, लिखें ये दोनों नॉन कैश आइटम्स हैं, ये दोनों बोलिए नॉन कैश आइटम्स हैं। लेकिन टैक्सेबल आइटम्स हैं, लेकिन बोलें टैक्सेबल आइटम्स हैं। अब जरा ध्यान से सुनना है, नॉन कैश आइटम है तो एनपीवी के फॉर्मेट में नहीं आएगी, लिखें नॉन कैश आइटम होने की वजह से एनपीवी फॉर्मेट में नहीं आएगा। लेकिन अलाउएबल डिडक्शन होने की वजह से, क्या कहा? लेकिन अलाउएबल डिडक्शन होने की वजह से टैक्स सेविंग देकर जाएगा। अलाउएबल डिडक्शन होने की वजह से बोलो टैक्स सेविंग देकर जाएगा। और टैक्स सेविंग एक बोलें जी इनफ्लो है, टैक्स सेविंग एक इनफ्लो है, टैक्स सेविंग एक इनफ्लो है और एनपीवी फॉर्मेट में आएगा, और एनपीवी बोले फॉर्मेट में आएगा, एनपीवी फॉर्मेट में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, एनपीवी के फॉर्मेट में नहीं आएगा, उसमें मिलने वाली टैक्स सेविंग एनपीवी के फॉर्मेट में आएगा। ऐसे ही कोई बैड डेट हो जाए, कोई स्टॉक ऑब्सोलीट हो जाए, कोई नॉन कैश आइटम हो जाए, कोई लॉस है, अगर वो टैक्सेबल ट्रीटमेंट में है, अलाउएबल है, तो वो एनपीवी फॉर्मेट में तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी टैक्स सेविंग एनपीवी फॉर्मेट में एज अ इनफ्लो आएगी। याद आएगी बात? अब हेडिंग बनाएं,
gain loss on disposal of fixed asset, gain loss on disposal of fixed asset. क्या कहा? गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट. एमएफए वैसे समझना है जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि फिर बीएफडी सुकून में पढ़ेंगे. अगर एमएफए वैसे ना समझा जैसे समझने का हक है, फिर बीएफडी में मसला आएगा. ये जहन में रखना. R2 आसान लगेगी, R1 इंट्रो अगर मजबूत है. एमएफए आसान लगेगा अगर कॉस्ट मजबूत है, और कॉस्ट एमएफए मजबूत है तो ऊपर बीएफडी आसान लगेगा. इसलिए समझें आप अपने बीएफडी की बेस बना रहे हैं, जैसे करवा रहा हूं वैसे करना है. क्या लिखा है? जाओ FR1 में, चले गए. कैश फ्लो में जाओ, चले गए. गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट एक नॉन कैश आइटम होती थी. उनसे रिलेटेड जो इनफ्लो होता था वो रेलिवेंट आइटम होती थी. ओके हो गया. अब क्या होगा? अगर क्वेश्चन में गेन लॉस आ गया तो इस कहानी में क्या क्या टिल्ड आएंगे ये सुनिएगा. जब फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करूंगा तो आउटफ्लो, जब उसकी रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी तो इनफ्लो. ये दो बातें क्लियर है? अच्छा, अब अगर ड्यूरिंग द एसेट लाइफ कोई खर्चा किया, फिर इंट्रो में जाऊंगा. अगर 5 में से एक नतीजा आया तो, और अगर ना आया तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फिर मेरे पास ऑप्शन है. मैं अज्यूम कर सकता हूं 5 में से एक नतीजा है तो मैं इसे कैपिटलाइज कर दूंगा. और मैं अगर अज्यूम करता हूं नहीं 5 में से कोई नतीजा नहीं है तो फिर मैं इसे कैपिटलाइज नहीं करूंगा. ओके हो गया? क्लियर है? अब अगर मैंने कैपिटलाइज कर दिया, अगर मैंने कैपिटलाइज कर दिया तो कहानी कुछ और बनेगी. कहानी कुछ और बनी. सुनिएगा, अगर मैंने इस खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया तो ये उस साल के प्रॉफिट में कैलकुलेट करते हुए एज ए एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, लेकिन एनपीवी के फॉर्मेट में आउटफ्लो होगा और हम इसे कहेंगे फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट. और अगर मैंने अज्यूम किया नहीं ये एक एक्सपेंस है तो फिर ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एज अ आउटफ्लो शो होगा. तो आउटफ्लो ही डिपेंड करता है कि प्रॉफिट में लेके जाना है या बैलेंस शीट में लेके जाना है. अगर प्रॉफिट में लेके जाऊंगा तो टैक्स की कैलकुलेशन में इस तरह अफेक्ट देगा, और अगर मैं इसको एसेट में लेकर जाऊंगा तो फिर ये बोले भाई प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नहीं आएगा. प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नहीं आएगा. हाँ, एमएफए के लेवल पे ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो दो ऑप्शंस हैं. या तो उससे मैं अपनी टैक्स डेप्रिसिएशन चेंज करूंगा या चेंज नहीं करूंगा. साइलेंट हुआ तो नहीं करूंगा, अपनी लाइफ को इजी रखूंगा. और अगर साइलेंट ना हुआ तो फिर अगले सालों में डेप्रिसिएशन हायर फिगर पे आ रही होगी और शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन छोटी फिगर पे आ रही होगी. क्लियर? लिखो, फिक्स एसेट के डिस्पोजल पर, फिक्स एसेट के डिस्पोजल पर गेन लॉस हो सकता है. फिक्स एसेट के डिस्पोजल पर गेन लॉस हो सकता है. फिक्स एसेट के बोले डिस्पोजल पर गेन लॉस हो सकता है. गेन लॉस एक नॉन कैश आइटम है. गेन लॉस एक, बोलिए, नॉन कैश आइटम है. इसलिए एनपीवी फॉर्मेट में, बोलिए, इसलिए एनपीवी फॉर्मेट में नहीं आएगा. एनपीवी फॉर्मेट में नहीं आएगा. लेकिन अगर गेन हुआ तो टैक्स आउटफ्लो
अगर लॉस हुआ तो बोलिए टैक्स इनफ्लो। टैक्स इनफ्लो कह दिया करें, टैक्स सेविंग ना बोला करें, टैक्स इनफ्लो। याद रहेगी बात भाई? क्लियर है? अब इससे नीचे लिखें एडिशनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट। क्या बोला? एडिशनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट। हमने इंट्रो में पढ़ा था, क्या कहा? हमने इंट्रो में पढ़ा था अगर किसी एसेट की लाइफ के दौरान, अगर किसी, बोलिए, एसेट की लाइफ के दौरान कोई एक्सपेंडिचर किया जिसने, जल्दी जल्दी लिखें, पुरानी चीज़ों पे जल्दी करना, करवाता है इसलिए हूँ क्योंकि पूरा पिछला सिलेबस जो है वो अगले सब्जेक्ट्स का पार्ट है, कुछ भी पूछ सकता है। क्या कहा? जिसने, नंबर 1, एसेट की लाइफ इंक्रीज कर दी, जल्दी जल्दी लिखें, एसेट की लाइफ इंक्रीज कर दी, आउटपुट इंक्रीज कर दिया, कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, आउटपुट क्वालिटी इंक्रीज कर दी, प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज कर दिया, प्रोडक्शन टाइम, बोले, डिक्रीज कर दिया। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बन गई। क्या बन गई? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बन गई। एनपीवी फॉर्मेट में तो आएगा। क्या कहा? एनपीवी फॉर्मेट में तो आएगा जी, एनपीवी फॉर्मेट में तो आएगा आउटफ्लो के तौर पर। प्रॉफिट कैलकुलेशन में नहीं आएगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन में नहीं आएगा। याद रहेगी बात? अब नीचे लिखें, अगर कोई एक्सपेंस ड्यूरिंग द लाइफ किया, अगर कोई एक्सपेंस ड्यूरिंग द लाइफ किया और ऊपर वाले नताइज ना आए, और ऊपर वाले नताइज ना आए, तो फिर क्या करोगे? प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आउटफ्लो होगा, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, बोले, आउटफ्लो होगा। मतलब एनपीवी फॉर्मेट में आउटफ्लो है। और नहीं कैसे भाई? ओ भाई क्या कर रहा है? दोबारा सुनो, आपने वेरिएबल कॉस्ट इनकर की, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आएगी? आएगी। एनपीवी के फॉर्मेट में आएगी। ये थोड़ी है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कोई आउटफ्लो है तो वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आउटफ्लो है, एनपीवी के फॉर्मेट में नहीं है। आउटफ्लो तो ये रियलिटी है, आउटफ्लो तो रियलिटी है। डिसाइड ये करना है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लाना है या नहीं लाना। और क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जब चेंज होगा तो टैक्स भी चेंज हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आउटफ्लो आएगा। मीन एनपीवी के फॉर्मेट में आउटफ्लो है, मीन, बोले, एनपीवी के फॉर्मेट में आउटफ्लो है। अब नीचे लिखें, अगर ऐसे खर्चे के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, अगर ऐसे खर्चे के लिए क्वेश्चन साइलेंट है
तो आई कैप की अजम्पशन एसिड समझना है। तो आई कैप की अजम्पशन क्या है बेटा, बोलिए, एसिड समझना है। नीचे लिखें, effect of tax depreciation on above expense, effect of, बोले, tax depreciation on above एसेट एडिशन कर ले, on above एसेट एडिशन, एक्सपेंस ना बोले। अगर हमने इसे एसेट समझा, अगर हमने इसे एसेट समझा तो कहानी सुने। हेलो, T0 में खर्चा किया, 2 साल तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, उसके बाद फिर एसेट ऐड हो गया। अब आपके पास 2 चांस है। एक चांस क्या है, आप ये अज्यूम करें ये जो एडिशनल हुआ है इस पर टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं कर रहा। अगर ऐसे करेंगे तो लाइफ आपकी आसान चलेगी। अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया कि इसको भी टैक्स डेप्रिसिएशन में लेकर आओ, अब अजम्पशन नहीं ले सकते, अब हमें वैल्यू को चेंज करके डेप्रिसिएशन लेनी पड़ेगी। लिखें, अगर आई कैप खामोश रहा, अगर आई कैप खामोश रहा तो टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। अगर आई कैप बोल उठा, क्या कहा, अगर आई कैप बोल उठा तो टैक्स डेप्रिसिएशन लेंगे। अगर आई कैप, बोलिए, बोल उठा तो टैक्स डेप्रिसिएशन लेंगे। जानते कि कहानी पूरी है? नहीं बच्चे, कैसे? हाँ, एसेट बना रहे हैं तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कैसे आएगा? वही तो पॉइंट लिखवाया, दोबारा पढ़ेगा और से। ओ बेटा पढ़ तो सही ना बच्चे। किस फिगर की? वो जो एडिशनल खर्चा हुआ। तो अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं ली, अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं ली तो फिर हमारी कैलकुलेशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ऊपर एनपीवी के फॉर्मेट में एज अ आउटफ्लो आएगा। ठीक है बेटा, तो ये नहीं कहना कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आएगा। अगर वो अलाउ ही नहीं कर रहा और हमने कहा है कि हम नहीं ले रहे तो फिर कोई इशू नहीं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को तो एनपीवी फॉर्मेट से लेना देना ही नहीं है। टैक्स वाले अलाउ करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट में आएगा, नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं आएगा। साइलेंट हुआ तो अलाउ नहीं करेंगे, बोल दिया तो अलाउ करेंगे। जब अलाउ करेंगे तो इस पर टैक्स सेविंग भी लेंगे। क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन? ओके है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 5 मिनट आपने इस क्वेश्चन पे लगाने हैं। एमएफए का क्वेश्चन समझना काम होता है कॉस्ट की तरह। आओ बेटा शुरू करें भाई, चलो। अच्छा, एमएफए में ना आपने मार्कर जरा डिफरेंट अपने हाथ में रखने हैं, एमएफए में और कॉस्ट में, इन 2 सब्जेक्ट में। क्यों? इसमें हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट होगा। क्वेश्चन पढ़ना काम है, फिगर्स पुट करने में 5 मिनट लगते हैं। R1 R2 की कोई और लाइन है, कॉस एमएफए की कोई और लाइन है। लाइंस को समझ के चलना है आपने। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों में कोई और लहजा होता है और अब्बा जी की मौजूदगी में, 8 दिन अब्बा जी की मौजूदगी में रह के आए हैं, मुहज्जिब बन के आए हैं, वॉइस से मुखातिब हूँ। और दोस्तों में आज वही माशाल्लाह अंदाज होगा, यार बड़े दिन हो गए सी, यार कोई मिलिया ही नहीं सी, है ना। चलो आओ, मिल गया तुम्हें अंसारी। लट्टू नहीं है, लेटे, ठीक है भाई। लिमिटेड LL इज कंसिडरिंग टू एक्सेप्ट अ 5-year प्रपोजल फ्रॉम मौजा ही मौजा। वैसे ये मौजा है, ठीक है, लेकिन तुमने क्या करना है? मौजा ही मौजा। मौजा लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट नेमली K44। पिस्टल का नाम नहीं है ये। ML वुड यूज K44 एज अ रॉ मटीरियल। बेचेगा कौन? LL बेचेगा। किसे बेचेगा? ML को। ML इस आइटम को उठाएगा और अपने लिए रॉ मटेरियल समझेगा। वही कॉस्ट में जो EOQ मॉडल किया करते थे। तो समझें कि अगर हम बात कर रहे हैं LL की, तो LL कौन है? सेलर।
और बायर कौन है, ML। ठीक है बेटा, डिटेल ऑफ द प्रपोजल एंड रिलेटेड मैटर्स आर समराइज्ड एज फॉलो। इसलिए देखें एनपीवी किसके हिसाब से करनी है, LL के, तो LL कौन है, सेलर। ठीक है, आगे सुने भाई, रख के चले जाए कहीं, मैं कंफ्यूज रहता हूं बेटा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द स्पेशलाइज्ड मशीनरी इज एस्टिमेटेड एट, वर्ड क्या है, एस्टिमेटेड। और अरसल आप भी एक्टिव हुआ करें, पानी आ रहा है बेटा, चंदा एक्टिव रहा कर। ये क्या है, एस्टिमेटेड। कौन सी इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या बनी, T0, क्या बनी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, बोले क्या कहूं इसे, T3, क्या, LL वुड रिक्वायर अ, इस मेजर का स्टैंडर्ड में कोई वर्ड नहीं है, और याद रखना MFA में स्टैंडर्ड नहीं है, ये जहन में रखना। कोई अपना स्टैंडर्ड ठोकने की कोशिश ना करे, अंसारी भूल गया होगा, चल मैं अब इसे बताता हूं, आजा अंसारी मैदान में। ठीक है, जब आप R1 R2 में नहीं हो तो कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। मेजर ओवरहॉलिंग, अब हम अज्यूम कर सकते हैं या ये एसेट है या ये एक्सपेंस है, हम इसे क्या अज्यूम किया करेंगे, एसेट लिखवा दिया, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो एसेट। और बहाना क्या बनाएंगे, बहाना क्या बनाएंगे, मेजर को। बहाना किसे बनाएंगे, वो वाला मेजर नहीं। ठीक है भाई, आगे चले। ऑन दिस मशीनरी अमाउंटिंग टू, क्या हो गया ये, आउटफ्लो, कब, T3 में। द मशीनरी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट 80% ऑफ WDV एट द एंड ऑफ द, अब बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है, कितनी है, WDV मल्टीप्लाई बाय 80%। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इन ईयर 1 LL वुड सप्लाई 18,000 यूनिट्स ऑफ 2 एट, ये आ गई यूनिट्स, ये आ गई सेलिंग प्राइस। द सप्लाई वुड इंक्रीज, सप्लाई मतलब यूनिट्स, यूनिट्स मतलब वॉल्यूम, यूनिट्स मतलब वॉल्यूम, वुड इंक्रीज बाय 5% पर एनम फ्रॉम ईयर 2। मेरी इंग्लिश जरा तुमसे कमजोर है, लेकिन टेक्निकल इंग्लिश आपने याद रखनी है, बाकी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, मुझे पता है। फ्रॉम ईयर 2 मतलब बता दो, 2 भी और उससे आगे भी, याद रहेगा। ऑनवर्ड का मतलब इसको शामिल करके आगे, क्या बोला, ओके ठीक है। अब आगे चले, कितने अरसे तक सप्लाई करनी है, कहां गया ये, इसे कहते हैं अंडरलाइन ना करो तो फिर ढूंढता रह जाते आदमी, तो ये कलर मार्कर आपने यूज करने हैं पूरे MFA में। ठीक है बेटा, आगे। वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 4,000 पर यूनिट। अच्छा, ये परेशान हो ना, पेपर में क्या करेंगे भाई, पेपर तक तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें इसको पेपर को आसान बना चुका हूँ मेरे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। अभी हमने मार्कर कलर यूज करने ताकि हमें पता हो डाटे को कैसे उठाना है। फॉर ईयर 1 फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रपोजल, यार ठंडी करके खा बीबी, रेलिवेंट हो गई। एसोसिएटेड विद का मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल, कितनी है बोले, 2,50,000 पर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। याद करें कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टोरेज कॉस्ट पर मंथ दिया करता था, 12 से मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अदर देन डेप्रिसिएशन, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, अदर देन का मतलब शामिल नहीं है, नहीं है तो एनपीवी फॉर्मेट में इसकी जगह बन गई, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में भी इसकी जगह बन गई। आउट ऑफ विच 50,000 वुड बी
आहा, क्या इसके और नाम भी बताए थे? हाँ, और भी बताए थे। हाँ, लगता है पूरा लेक्चर लिया था। गुड, शाबाश। जो लेक्चर रिवीजन के दिए हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग के, अगर उनको रिवाइज करके चलोगे तो इंशाल्लाह चीज़ें वही होंगी मेरे अल्लाह ने चाहा तो। बाहर नहीं जाएगी, पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। एलोकेटेड हो, अपोर्शनड हो, हेड ऑफिस शेयर हो, जनरल ओवरहेड हो, एबीसी कॉस्टिंग की बेस पर रेट हो या एब्जॉर्प्शन रेट हो, ये सारे बता रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, इररेलीवेंट फिक्स कॉस्ट। क्या है? तो लिखो 50,000 इररेलीवेंट हो गया। 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करो 12 से जी। अच्छा, इसका तरीका क्या कर लो, 2.5 लाख में से पहले 50,000 निकाल दो, 2 लाख, अब 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बच्चा क्या करता है, सुन लो, वो पहले इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देता है, फिर उसमें से 50,000 माइनस कर देगा। गलत है। क्या कह रहा है, इसमें शामिल है, पर एनम में शामिल नहीं है, इसमें शामिल है। ओके हो गया, 24 लाख हो गया। आगे चलें जी। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रेवेन्यू एज वेल एज ऑल कॉस्ट वुड बी, अब जरा ध्यान से, इन ईयर 1, ये सारी कहानी कब की है, ईयर, तो ये प्राइस कब की है, इन्फ्लेशन कब से लगेगा, ईयर 2 से लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट कब की है, इन्फ्लेशन कब से लगेगा। और अगर करंट टर्म्स कह देता, करंट टर्म्स भी कहता और कहता इन्फ्लेशन जो है वो मैं ईयर 2 से लगाऊंगा, फिर ईयर 2 से, फिर ईयर 1 से नहीं, ये 3 चीजें खेल सकता है। करंट बोल के कंफ्यूज नहीं हो जाना, करंट बोले और चुप रहे तो ईयर 1 से, करंट बोले और कहे मैं ईयर 2 से इन्फ्लेशन लगाऊंगा तो ईयर 2 से। आगे, टैक्स रेट वुड बी एप्लीकेबल एट, and tax would be payable in the year in which the liability would, tax depreciation on machinery would be allowed at under the, ओके हो गया। कौन सी डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन। याद रखना क्वेश्चन साइलेंट हो और वो ये कहे कि आपकी ये डिस्पोज ऑफ हो सकता है 80% ऑफ WDV, तो वो किसकी बात कर रहा होगा, टैक्स डेप्रिसिएशन की। याद रहेगी बात, लिखना है। अगर क्वेश्चन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी हो और ये लाइन भी हो, क्या कहा, अगर क्वेश्चन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी हो और टैक्स डेप्रिसिएशन भी और ये लाइन भी हो, तो ये लाइन, बोलें जी, बोलें, ये लाइन टैक्स डेप्रिसिएशन पर अप्लाई होगी। ये लाइन, बोलिए, टैक्स डेप्रिसिएशन पर अप्लाई होगी। आगे चलें जी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, assume that except stated otherwise all cash flows would arise at the end of year using net present value method. Advise whether LL should accept the proposal. मुश्किल तो नहीं है। बी पार्ट देखें, determine the minimum discount rate at which the proposal would be acceptable to, मीनिंग सही है, वर्डिंग सही नहीं लिखी, एग्जामिनर को लिखना चाहिए, सॉरी एग्जामिनर। डिटरमिन द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये वर्ड सही नहीं है, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट के लिए थोड़ी खेल रहा हूं मैं तो रिटर्न के लिए खेल रहा हूं, तो वर्ड है रिटर्न, और वही रिटर्न मेरा कहलाता है IRR। कहते हैं IRR कैलकुलेट कर दो जिस पर ये एक्सेप्टेबल हो जाए, और 0 पर स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से एक्सेप्टेबल होता है। क्या बोला, 0 NPV पर एक्सेप्ट करूं तो स्ट्रेटेजिक रीजन, IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है फिर एक्सेप्ट करूं तो स्ट्रेटेजिक रीजंस। दोबारा सुन ले क्या कह रहा है,
determine the IRR at which the proposal would be acceptable to, तो याद रखना IRR मिनिमम कितना होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। इस पे 0-0 कहानी होती है। क्या होती है? 0-0 की कहानी होती है। हाँ, जितना IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर होगा, इसका मतलब मैं फाइनेंसिंग कॉस्ट देने के बाद भी घर कुछ लेकर जा रहा हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बड़े मुताद अल्फाज में बोल रहा हूं, आपने सिर्फ कैफ नहीं करना, आपने सीए करना है। और जब सीए करना है तो फाइनल में भी अपीयर होना है, और फाइनल में MSA 1 और MSA 2 आपको पता है केस स्टडी है, वहां जो रेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वो क्लिक कर जाता है, वो फौरन निकल जाता है। इसलिए एक है पेपर में क्या लिखा हुआ है कैफ के लेवल पे, एक है असल हकीकत क्या है। आपने हकीकत के करीब जाना है। इसलिए कई दफ़ा बोलते हुए आपके एग्जामिनर और मेरा डिफरेंस आएगा। उम्र के उस हिस्से में हूँ कि एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा। हाँ, यंग होता तो वो माइंड करता है थे आवे, ठीक है। इसलिए अगर कहीं कोई बात ऐसी होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, क्योंकि फ्यूचर जो है उसे सिक्योर करना है। और ये अजम्पशन हम देखते रहेंगे क्या कहानी बनेगी। बताएं जी, साल कितने हैं? छठा साल बनाऊं? क्यों ना बनाऊं? हाँ, क्योंकि टैक्स उसी साल में। पहली कैलकुलेशन बोले टैक्स डेप्रिसिएशन, और टैक्स डेप्रिसिएशन में इस 10 मिलियन को पढ़े क्या कहा था, एसेट बना लिया और क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं इसे टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए शामिल नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो कह देता इसको शामिल करो, फिर मैं कर देता, और अगर कर भी लेंगे तो कोई गलत नहीं है, दोनों ठीक है। अच्छा, अगली बात, ज्यादा एक्यूरेट यही है कि इसको कंसिडर किया जाए, ज्यादा एक्यूरेट यही है। लेकिन भाई साहब, पेपर में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी भी लेने के देने पड़ जाते हैं। नॉलेज से पेपर पास नहीं होता, टिप से पेपर पास होता है। आपके पास जितनी मर्जी नॉलेज हो, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड तो कोई आपकी बात नहीं सुनता। यही फर्क है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनलिस्ट में। फाइनलिस्ट से टेस्ट लिया जाता है, तजर्बा पूछा जाता है। क्वालिफाइड के सामने से पूछा जाता है भाई पैकेज पे बार्गेन करें, क्योंकि पीछे आई कैप की सील पर आपको सर्टिफिकेट मिला होता है, अंडर द कॉमन सील ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। वही तो एक सर्टिफिकेट है जिसके लिए सारा कुछ खेल रहे। अल्लाह करे इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाए। जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, 2 मिनट लगाएं, फॉर्मेट बनाएं। सबसे पहले टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। कब इन्वेस्टमेंट की है भाई? 10 मिलियन की कब की है? T3। जल्दी से बताओ कौन सी असम्पशन शामिल करने वाली लेने, ना करने वाली लेने? ना करने वाली कर लें। अच्छा, अब सुनो भाई, रुक जाओ। ना करने वाली हमने कर ली। अगले क्वेश्चन में आई कैप आ गया और कहता है शामिल करो, फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे। तो फिर अभी से आदत किसकी बना लें? करने की। क्यों? क्योंकि करने पे हम फंसेंगे, ना करने पे तो नहीं फंसेंगे। तो सीखना क्या है? जहां फंसेंगे, ताकि अगर आ जाए तो फिर हमें पता हो कैसे करना था। नहीं करने पे तो छोड़ना तो आसान है, करने के लिए हमें देखना है आई कैप क्या कह सकता है। और याद रखना, आई कैप जो नहीं कह रहा वो आसान है, और जो कह सकता है वो मुश्किल है। तो किसकी क्लासेस में तैयारी करनी है? मुश्किल की। फिर पेपर वैसे ही लगेगा जैसे R1 का लगा या R2 का लगा इंशाल्लाह। ओके, तो लिख लो, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, सानू मरंदा शौक भी सी। तो फिर हम क्या करेंगे? हम इस पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि कभी आई कैप कहे तो हमें कोई परेशानी ना हो इंशाल्लाह। कितनी देर लोगे टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए? 2 मिनट में तो नहीं होगा बीबी, 5 मिनट ले लो, जल्दी से कर ले। इनिशियल अलाउंस तो नहीं है? अगर आ गया तो सिखाया हुआ है भाई, सिखाया हुआ है ना। चलो बोलो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ो। 3 नोट
कितने का एसेट खरीदा? 60,000 कर ले। मिलियन में बहुत राउंड ऑफ हो जाता है, पूरी फिगर लेंगे तो बहुत बड़ा नहीं, मिलियन नहीं, 1000 में कर ले, 60,000 कर ले। T1 पे आ जाए, ये है इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन टैक्स डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट है? 25% WDV पे लगाएं बेटा 15,000, बाकी बोले 45,000। ये क्या है? WDV। T2 बोले 11,250, बाकी बोले 750। ये WDV आ गई। T3 में लगाया पैसा, कब लगाया? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, तो इसका मतलब T3 के एंड में लगाया है। अब फिर दो अजम्पशन है, अगर एंड में लगाया है तो T3 की डेप्रिसिएशन में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो पूरे साल इस्तेमाल होता है डेप्रिसिएशन उस पर लगती है। यहीं पर एक और पॉइंट याद रखिएगा। हेलो, डिविडेंड वाला केस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश डिविडेंड हो, बोनस डिविडेंड हो, तो पहले कैश डिविडेंड, बाद में बोनस आके आ जाने वाला डिविडेंड ना लेकर चला जाए। ऐसे ही आ जाने वाले को अलाउंस नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? साल गुजरने के बाद। आओ जी T3, अद्देनान बात पूरी याद रखा करो, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मुजफ्फरगढ़ से होके आए हैं, खुश लग रहे हैं माशाल्लाह। और शेखो 8437, बस 38 कर दो। चलो जी बीबी तुम खुश हो जाओ। 38 क्या? इससे ईदी लो इसकी, इसके पास ईदी लगता है ज्यादा, इसने कुछ नहीं खर्च किया। बोलो 25 शेखों की और ईदी खत्म हो जाए। सदी का इतना बड़ा झूठ। 25,312। अब यहीं पर T3 में एडिशन डाल देते हैं। एडिशन कितना? 10,000। कितना हो गया? 35,312। अब आ जाए T4 में डेप्रिसिएशन 8828 माइनस कर दें 26,484। ओके हो गया। एक और डेप्रिसिएशन है T5, बोले जी 6621 माइनस करें 19,863। ओके हो गया। अब जाके क्वेश्चन में देखें और मुझे गेन लॉस कैलकुलेट करके दें। होता है आपसे कैलकुलेट गेन लॉस? करें कैलकुलेट। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनी? टोटल डेप्रिसिएशन बताएं जरा। 50 आ गई WDV भाई, WDV आ गई। अब जरा गेन लॉस, ये पहली दफा हम कर रहे हैं MFA में, है वही, एंट्री नहीं करेंगे दोबारा। मैं बार बार कह रहा हूं, दिमाग के दो हिस्से, R2 MFA, पीछे R1 कॉस्ट। यहां एंट्री नहीं मैटर करती, यहां डिस्पोजल अकाउंट मैटर नहीं करता। यहां उसे कहां शो करना है, ये हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये है WDV। इसका कितने परसेंट मिलेगा? 80% मिलेगा। इसका कितने परसेंट मिलेगा? अब आ जाए यहां पर पहले WDV कितना?
863 सेल प्रोसीड्स, बोलो जी सेल प्रोसीड्स 1986। ओ ठंडी करके खाओ, किस चीज की जल्दी है तुम्हें? आओगे ना इतवार को 3-4 घंटे के लिए सेट हो जाओगे। बोलो कितने %? बोलो 15890। ये क्या है? सेल प्रोसीड्स। ये क्या है? सेल प्रोसीड्स। अब बताएं जी, ये तो आ गई सेल प्रोसीड्स। WDV ये है गेन एंड लॉस है। बोलो जी लॉस है, कितना लॉस है? कैसे आया? 15890 माइनस 19863, कितना लॉस? 3973, ये लॉस हो गया। अब बताओ इस पे क्या मिलेगी? टैक्स सेविंग मिलेगी। इस पे क्या मिलेगी? टैक्स सेविंग मिलेगी। क्लियर हो गया? अब अगर कहते हो मैं यहीं पे शो कर दिया करूंगा, कहते हो तो सेपरेट कर दो। यहीं पे करने के लिए 1-2 स्टेप करने पड़ेंगे। सेपरेट रखना है तो सेपरेट रख लें, क्योंकि पहले मुझे इसकी WDV से कहां जाना पड़ेगा? सेल प्रोसीड। फिर मुझे गेन लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेपरेट कर लेंगे तो हमारी ये लाइन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ये वर्किंग हमने कर दी, ठीक है। अब बताएं टैक्स सेविंग ऑन लॉस। टैक्स सेविंग कितनी है? 3973 इंटू, बोलो 99। गुस्सा क्यों करते हो? 1192 पॉजिटिव। टैक्स सेविंग पॉजिटिव होती है। अगर लॉस हो, गेन होता तो टैक्स आउटफ्लो होता। क्या होता? अब आ जाओ टैक्स का रेट बोलो। 30% लगाइए। 4500, 3375, 2531, 2648। अच्छा भाई, हालत दीवानगी में यहां कोई कैलकुलेशन ना कर देना, ये नॉट एप्लीकेबल है। क्या है? नॉट एप्लीकेबल। आगे बोलो 2648 जी। नेक्स्ट बोलो 1986 सेम ईयर में है। टैक्स सेविंग पीरियड, ये 30% टैक्स सेविंग है। बोलो जी T1, T2, T3, T4, T5। अकेला तो नहीं हो? कितनी अटेम्प्ट में करना है MF पे? इंशाल्लाह एक ही अटेम्प्ट में करना है ना। तो एक अटेम्प्ट में अपनी मर्जी से चलना है, उस्ताद की मर्जी से? अच्छा, उस्ताद की मर्जी से चलना है। अगर उस्ताद की मर्जी से चलना है और 20-25% टाइम ज़्यादा लग जाए तो महंगा सौदा या है? हाँ बस ये ध्यान में रखना। चलो अब आओ फॉर्मेट पे। ए पार्ट T0, T1, T2, T3, T4, T5। क्या सिखाया था? ऑपरेटिंग ऊपर और इन्वेस्टमेंट्स नीचे, और सबसे नीचे टैक्स सेविंग वगैरह। नंबर 1 रेवेन्यू लेस, बोलो वेरिएबल कॉस्ट, फिर इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। पहले ये फिल करके दो, बाकी फिर मैं बाद में देखूंगा तुम्हें। रेवेन्यू बनाओ, कैसे करोगे? ईयर 1 के यूनिट्स भाई 18,000 इंटू 5,000। अच्छा अब सुनो, पेपर में मैं ये कहूंगा कि अगर कहीं दोनों पे इन्फ्लेशन रेट सेम हो, हेलो दोबारा सुनो, दोनों पे इन्फ्लेशन रेट सेम हो तो डबल वर्किंग ना करना। 3-4 मिनट ऐसी जगह पे दे आओगे जिसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि यहां क्या लिख दिया करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और डायरेक्ट मुझे ये फिगर बताओ, क्योंकि दोनों पे इन्फ्लेशन रेट क्या है? सेम। अगर डिफरेंट होता फिर अलग-अलग करते हैं। एक पे कितना है कंट्रीब्यूशन? 1,000, और यूनिट्स कितने हैं?
18,000 पहले ईयर में मल्टीप्लाई कर दें, 1000 कॉमन ले लीजिए। आपका कैलकुलेटर का है? देनान तुम्हारा का है? यार तू शरीफ आदमी है यार, अल्लाह के बंदे, शरीफ आदमी को नहीं ऐसा करना चाहिए। भाई चाय का क्या बोलो भाई। गुस्सा नहीं। टीटू 18,000 पे कितने? नहीं भाई, यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए इस कंट्रीब्यूशन पर, भाई इस कंट्रीब्यूशन पर इन्फ्लेशन नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग याद करें, रेवेन्यू के दो पार्ट्स होते हैं, एक यूनिट्स, एक सेलिंग प्राइस। आपकी सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और आपके यूनिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्या करें, पहले यूनिट्स निकाल लें। निकाल लिए भाई, निकाल लिए। कंट्रीब्यूशन के दोनों आइटम्स पर इन्फ्लेशन का रेट, कंट्रीब्यूशन की दोनों आइटम्स पर इन्फ्लेशन का रेट सेम है। वॉल्यूम का रेट कितने परसेंट है? 5% है। तो पहले वॉल्यूम निकाल लें, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1.07 कर दीजिए। हर जगह अंदाज बदलेगा एमएफए में, जल्दी से करके थे। पहले 18,000 की इंक्रीज लगाएं। क्यों? सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस कितनी है? 5,000। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 4,000। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, उसमें से इंक्रीमेंटल फिक्स निकालूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। करवाऊंगा आपसे, खुद नहीं करूंगा, जल्दी करें। बोले भाई, बोले भाई। 20। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ रहा करें, ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, आप क्लास पढ़ रहे हैं। यूनिट्स लीजिए, उसको 1.05 कीजिए, 18,900 आई थिंक बनेंगे, बन गए। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 कैसे आया? इधर देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेलिंग प्राइस कितनी है? 5,000 और वेरिएबल कॉस्ट 4,000, कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1000। अब नई यूनिट्स पर 1000 लगा दिया, लेकिन अभी इसमें सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन नहीं है और दोनों के इन्फ्लेशन का रेट सेम है, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लगा दूंगा 1.07। अब बोले ओके। अब तीसरे साल पे आए, आराम से बीबी ठंडी। 18,000 के साथ 2 दफा 5% का इंक्रीमेंट लगाएं, वॉल्यूम आ गया। अब इंटू 1000 कर दीजिए, कर दिया। इंटू 1.07 इंटू 1.07 कर दीजिए, बोलिए। 22721। ओके। अब अगले साल में T4 में कितनी दफा? 3 दफा लगाएं, यूनिट्स पहुंचाएं। 18,000 को 3 दफा पहुंचाएं आगे। कर लिया। इंटू 1000 कर दें, कर दिया। इंटू 3 टाइम्स 1.07 कर दीजिए, बोले 25527। T5 में क्या करूं? 4 दफा वॉल्यूम और 4 दफा कंट्रीब्यूशन का इन्फ्लेशन। पहले वॉल्यूम को 4 दफा आगे ले जाए, ले गए। अब 1000 करके 4 दफा 1.07 का पावर 4 कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आप इजी हो। 28679 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बताओ ये दोनों सेपरेट कब किया करोगे? जब दोनों का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होगा। लेस फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल लिखने की जरूरत नहीं है, फिक्स कॉस्ट लिख दें बस। पहले साल कितनी है? 2 लाख पर मंथ है, मल्टीप्लाई करने 12 से 24 लाख, 24,000 बच गया। 2400 आउटफ्लो। अब आए जरा, ओ भाई
impact of inflation on revenues as well as all cost. अच्छा, हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग। इस रेवेन्यू में डिस्पोजल वैल्यू होती है या नहीं? एसेट की डिस्पोजल वैल्यू होती है या नहीं? नहीं, उसके लिए सेपरेट बताएगा, ठीक है। आएं जी, T2 की फिक्स कॉस्ट 2568, T3 T4 T5 31। ओके हो गया भाई, ओके है। इसके बाद क्या कर दो? टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या कह रहा हूं? टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा, हम अपनी पूरी क्लास में ना क्या किया करेंगे, सुन लें, हम जो चीजें रूटीन में चलेंगी वो यहां पे करेंगे। जो टैक्स की खुंडी वगैरह कोई हुई एक आधी आइटम, वो सेपरेट किया करेंगे, उसे उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? हमें टैक्सेबल प्रॉफिट की अलहदा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हम इसकी आदत बनाएंगे कि एडिशनल आइटम को सेपरेट लाके यहाँ पुट कर देंगे। ओके हो गया। अब आए जी टैक्सेबल प्रॉफिट 15,600 655 1997 22 587 255 33। टैक्स कितने परसेंट? 30% लगाए। 4680 आउटफ्लो, 5297 आउटफ्लो, 5992 6776। रुक जाओ शेख बच्ची, रुक जाओ। ईमानदारी से सच बताना है, कितने बच्चे कैलकुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ देख के लिख रहे हैं? ईमानदारी से, उस्ताद और तबीब से झूठ नहीं बोलते, एक सच, बाकी सारी बच्चियां खुद कैलकुलेट कर रही हैं। चले, आपने भी खुद करना है बेटा, क्योंकि जितना एमएफए में बार बार काम करेंगे उतना जल्दी जो है ना डायरेक्ट आंसर लाने की प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। बोले 7660। शाबाश, ओके हो गया। अब क्या चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल आउटले भी कह सकते हैं। अच्छा, ये ना परेशान होना, इनिशियल का वर्ड लिखा हुआ है, हम T3 में भी लिख रहे हैं, ये वर्ड है इन्वेस्टमेंट का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ भी कह सकते हो। T0 में 60,000 आउटफ्लो, फिर कितना? T3 में 10,000 आउटफ्लो। अच्छा, अब बता दें भाई, रेजिडुअल वैल्यू सेपरेट लिखूं या इसकी सामने लिख दिया करो? इसी के सामने आए। T5 में कितनी प्रोसीड्स हैं? आऊंगा, नीचे लाऊंगा ना। बोले भाई सेल प्रोसीड्स 15,890। इनफ्लो भाई, इनफ्लो हो गया। अब क्या लिखूंगा? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, खाली डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। ओके, उधर से लेके आए T1 की इनफ्लो, T2 3500 इनफ्लो, फिर 2531 इनफ्लो, 2648 इनफ्लो, 1986 इनफ्लो। अब आए, ये क्या है? टैक्स सेविंग। किस पर? लॉस पर। अब मुझे बताएं, किस साल में लिखूं या हर साल में लिखूं? आखिरी साल में, सिर्फ आखिरी साल में। शाबाश, लिखें टैक्स सेविंग ऑन लॉस। बोलो जी। 11 इनफ्लो भाई, इनफ्लो भाई, इनफ्लो ना, इनफ्लो। ओके हो गया। अच्छा भाई, अब
पूछो यार तू इसको नीचे क्यों लिखता है, इसको ऊपर क्यों नहीं लिखता, हालांकि पहले इन्वेस्टमेंट होती है, सेल वगैरह तो बाद में होती है, इसलिए ऊपर नहीं लिखता। इसका जितना मसला होगा उसे टैक्स कैलकुलेट करने के बाद लिखूंगा, तो इंशाल्लाह पेपर वाले दिन एग्जाम प्रेशर भी मुझे हिला नहीं सकेगा, अल्लाह ने चाहता। ओके हो गया। अब एक दफा क्वेश्चन मेरे कहने पे दोबारा पढ़ो, इंट्रो से शुरू हुए थे कि अगली क्लासेस में चाय पीने का वक्त मिल जाएगा, मुझे लगता है ये MSA में भी नहीं मिलना। चलो जल्दी से करो। चलो भाई साहब चले। नेट कैश फ्लोस बोलिए भाई। 60,000 आउटफ्लो। नेक्स्ट कोई आइटम रहती तो नहीं है क्वेश्चन में से? भाई साहब देख लो बाजियों, कोई आइटम रह गई हो? नहीं रही, आओ फिर रहेगी तो बाद में देखेंगे। बोलो। 15420 733 6512 18459 36941। लास्ट में मसला है। सही है। चलो जी, डिस्काउंट फैक्टर 15% पे। बोलो जी बुजुर्गों, मैंने तो कर लिया 1, मैं तो जीत गया। आगे चलो। वो इंसान भंग ज़ाया हो जाएगा। अम्मा अब्बा के अलावा अगर कोई कॉल है ना तो फिर ज्यादती की है तुमने, उसके अलावा नहीं है ना? ठीक है चलो आगे चलो। 869 756 658 572। कैलकुलेट नहीं कर रही है, कॉपी कर रही है, शेख बची है, ज्यादती हो जाएगी मेरे बच्चे, ऐसे नहीं, बुरी बात। यही तो स्पीड बनानी है MFA में हमने। मैं नहीं ऐसे लिख रहा हूँ, 2-4 बच्चे कर रहे हैं, बाकी बैठे हुए। तेरा कैलकुलेटर कहाँ है? पेपर में मोबाइल होगा, कैलकुलेटर होगा। 5 साल मैंने उल्टे हाथ से कैलकुलेटर चलाया, 5 साल CA में, पूरे 5 साल। क्योंकि यहाँ से पेंसिल पकड़ता था, अगर यहाँ से कैलकुलेटर पकड़ो तो सेकंड्स में टाइम लगता है। उल्टे हाथ से कैलकुलेटर की प्रैक्टिस की थी, इस तरह बस, इससे लिखते थे और इससे ये करते थे। CA जुनून का नाम, ये जुनून लेकर आओ, तुम्हें और चीज़ों के जुनून पड़े हुए। पॉइंट 497। डायरेक्ट दोगे आंसर भाई? डायरेक्ट दोगे NPV? दो फिर डायरेक्ट NPV, डायरेक्ट NPV दे दो। हम्म 14 नेगेटिव है, 1487। क्या कह रहा है? सिर्फ कैलकुलेट करो या एडवाइस दो? एडवाइस दो भाई, दें जी एडवाइस। ए पार्ट की एडवाइस। एज द एक्सपेक्टेड NPV इज नेगेटिव, सो द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। लिखो नीचे, एज द NPV इज नेगेटिव। भाई मैं आपको आप ही के इंस्टीट्यूट के पास पेपर करवा रहा हूं, मेरे ख्याल में अब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाना चाहिए कि MFA में भी माशाल्लाह कुछ नहीं, अल्लाह के फजल से खाली है, फोका है, फोका पेपर है, फोका। ऐसे ही करते करते तो हमने क्वालिफाई कर जाना है। अंसारी साहब हर पेपर को तुम्हारा फोका बनाते जाते हैं कि फोका पेपर। बस मेहनत करो, जान लगाओ, जितनी सलाहियतें हैं सारी लगाओ।
एक ही बात है, 15 रुपए का फर्क है शेख बच्ची। वो भाई 15 रुपए ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एज द एक्सपेक्टेड एनपीवी इज नेगेटिव, सो द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। बी पार्ट में एडवाइस मांगी है या सिर्फ कैलकुलेशन? कैलकुलेशन। ये देखो यहां लिखा हुआ है एडवाइस दो, यहां लिखा हुआ है डिटरमाइन करो, बस डिटरमाइन करना। आओ जी, दूसरा रेट कौन सा लूं? ये 15 हो गया, 12 ले लूं? 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी सी नेगेटिव है इसलिए 12 ले लें, ये ना ज्यादा नीचे चली जाए, फर्क कोई नहीं पड़ता। डिस्काउंट फैक्टर 12%, ये मेरा आ गया आंसर 1। आगे 892 797 712 635 567 प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी दे दें फाइनल। बुड्ढे हो गए हो तुम लोग कैफ में। ऐसा आपने कर ली? क्या आंसर है? 35। देख ले यार, मरवाना दें, एक ही बात है। हुरैरा मियाँ आंसर R2 नहीं है, मैं लिखता रहूंगा, तुम पीछे कॉपी छापे मारते रहोगे, यहां तुम करोगे तो बचोगे। लेफ्टी आंसर 3597 पॉजिटिव नेगेटिव? 3597 पॉजिटिव। चलो जी, अब क्या चाहिए? IRR अंकल। फार्मूला भूल तो नहीं गए? IRR लोअर रेट प्लस, आपने पूरा लिखना है, एनपीवी एट लोअर रेट ओवर एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट माइनस लोअर रेट परसेंटेज। लोअर रेट बोले 12% प्लस 12% पे एनपीवी 3597, लोअर रेट पर 3597 माइनस माइनस, और भाई माइनस माइनस प्लस 1487, हायर कितना है 15 माइनस 12%। फाइनल आंसर कितने परसेंट? 14.12%। 14.12%। ओके है? पक्का? अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।